स्वयं सुन लें। वह जो देखा आपने, जो सुना आपने, वह कुछ नहीं, सब कुछ की तथ्यता थी। वेलकम टू माय चैनल द दृश्य मोमेंट। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे, उनका परिचय मैं खुद नहीं, सबसे पहले तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, बिहार में प्रशासनिक सेवा में आपको एसडीएम पद पर नियुक्ति होने के बाद। सबसे पहले आपसे हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश लाल है और मैं मूलतः बक्सर जिले का निवासी हूँ। अभी वर्तमान में बक्सर जिले के सारीपुर में रहता हूँ और मेरा पैतृक गाँव बक्सर जिले के इटाढ़ी प्रखंड के देवस्थापुर में है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वर्ग 1 से 5 की शिक्षा सरकारी स्कूल देवस्थापुर, जो प्राथमिक विद्यालय देवस्थापुर है, वहाँ से हुआ। मेरा बचपन भी गांव देवस्थापुर में ही बीता और वर्ग 5 के बाद मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो इसलिए हम लोग बक्सर आ गए। बक्सर उसके बाद MP हाई स्कूल बक्सर से बोर्ड की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा पास की। ऐसा मैट्रिक की परीक्षा पास करते ही हमारे पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मेरी उम्र 15 के आसपास थी और उस समय घर परिवार की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आ गई। इस तरह मैंने MD कॉलेज से ISC किया और ISC करने के बाद BSc फर्स्ट ईयर में मैं था, लेकिन मुझे परिवार चलाना था, इसलिए मैं लैब असिस्टेंट की नौकरी प्रारंभ की और BSc को छोड़ दिया और बाद में IGNOU से BSc किया। तो IGNOU से BSc करने में समय ज़्यादा लग गया। उसके बाद मैंने PG किया, नेट JARC किया, PhD नहीं कर सका क्योंकि जॉब से 4-5 साल छुट्टी लेना पड़ता है। तो अभी आप जॉब पीरियड में भी हैं? यस, मैं जानता हूं। तो आप अभी जॉब पीरियड में होते हुए और बाकी आप शादीशुदा भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए आप इतनी बड़ी परीक्षा को पास किए, इसके बारे में बताइए कि कैसे आपने इतनी चीज़ों को संभाला है अपनी लाइफ में। दरअसल जॉब करते हुए मुझे अपने सपने को पूरा करना था और मैंने IGNOU से BSc करने के बाद और PG करने के बाद तैयारी, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और मैंने 2004 में पहली बार IAS का प्रारंभिक परीक्षा PT में बैठा और उसी साल PT का परीक्षा पास किया। पहली बार में PT का परीक्षा पास किया। उस समय मेरी ड्यूटी आरा में थी और बक्सर में घर था, माता जी रहती थी, तो मैंने घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेवारी उठाते हुए और सेल्फ स्टडी से, कोई गाइडेंस नहीं, बक्सर आरा में कोई गाइडेंस नहीं था उस समय 2004 में, और मैंने PT की परीक्षा पास की और PT परीक्षा पास करने में मैंने मेंस दिया, लेकिन मेंस में चूँकि पहला प्रयास था और बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी मेंस की, तो नहीं हो सका। फिर मैंने ब्रेक ले लिया और अपना PG किया, नेट JARC किया और फिर 2006 में 7 में परीक्षा दिया। फिर 2009 में बहन की शादी थी, तो इसलिए फिर ब्रेक लिया तैयारी से। फिर 2011 के UPSC में IAS के इंटरव्यू तक पहुँचा। 2011 में CSET लागू हुआ था और परीक्षा का पैटर्न चेंज भी हुआ था, तो उस CSET की परीक्षा को PT को मैंने निकाला और उसके बाद मेंस दिया और फिर इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में थोड़े नंबर से रह गए। 9 अप्रैल 2012 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे याद है। तो वो बड़ा निराशा का पल था कि IAS के इंटरव्यू से असफलता मिली, लेकिन फिर 2013 में BPSC का इंटरव्यू दिया और वहाँ भी असफलता हाथ लगी। फिर उसके बाद 2015 में मैंने JPSC का इंटरव्यू दिया, UP PCS का इंटरव्यू दिया और 2015 IAS का लास्ट चांस भी था। और मुझे आपसे नॉर्मली एक सवाल पूछना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम सक्सेस रेट बहुत कम है और स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर बहुत पैनिक होते हैं, जरा आप इसके बारे में बताइए कि क्या है आखिर इतना है, ऐसा क्यों सोचते हैं स्टूडेंट? सिविल सेवा परीक्षा में एस्पिरेंट्स की संख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इसी का क्रेज है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे समाज में सिविल सेवा का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। तो इसमें क्योंकि प्रशासनिक सेवा में पद बहुत कम है, सोच लीजिए 10,000 फॉर्म, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें 1,000 सफल होते हैं। रेशियो बहुत कठिन है उस तरह से देखा जाए तो लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे इसको पार किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने IAS की जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं अपनी ज़िंदगी में, या BPSC के भी अटेम्प्ट दिए हैं या UP PCS के भी अटेम्प्ट दिए हैं, तो कभी मैंने PT की परीक्षा में कभी मुझे दिक्कत नहीं हुआ। PT की परीक्षा मैंने बहुत ही सहजता से पास किया। पहली बार इतना भी बहुत कठिन नहीं है IAS का PT पास करना, और मेंस पास करना
मेंस पास करने में मैं बताता हूँ मेरी कमजोरियाँ कहाँ रही, किस लिए लोग मेंस पास नहीं कर पाते हैं। मैं जब इंटरव्यू में पहुँचा तो मुझे समझ में आया कि हाँ मेंस पास किया जा सकता है। कैसे पास किया जा सकता है? मेंस के लिए लेखन शैली बहुत मजबूत होनी चाहिए, लेखन शैली बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ग्रहण करेंगे तो आप पीटी पास कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप लेखन क्षमता नहीं विकसित करेंगे तो मेंस कभी नहीं पास कर सकते हैं। तो लेखन क्षमता का अर्थ ये है कि आपको जितना क्वेश्चन दिया गया है IAS की मेंस में और जितना समय दिया गया है 3 घंटे के अंदर आप सभी सवालों का उचित तरीके से जवाब दे दें। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपना नॉलेज को प्रारंभिक प्रश्नों में शुरू के 5-6 क्वेश्चनों में उड़े देने का प्रयास करता था और उसमें पूरे विद्वतापूर्ण क्वेश्चन आंसर करता था और लास्ट के क्वेश्चन में जाकर के समय कम मिलता था तो वहाँ पर लाइन लेंथ, बॉलिंग, बैटिंग सब बिगड़ जाती थी और उसके बाद अक्षर की सुंदर राइटिंग भी नहीं बच पाती, हैंड राइटिंग भी खराब होने लगती थी। तो एग्जामिनर पर इसका असर पड़ता है, तो इसलिए नंबर्स लास्ट में कम मिलते थे इसका अंततः। और कभी कभी तो जानते हुए क्वेश्चन छूट जाते थे समय अभाव में। टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं किया 3 घंटे का और जानते हुए कई बार IAS के मेंस में लगभग हर बार मेरा क्वेश्चन छूटा है टाइम मैनेजमेंट के अभाव में। तो ये अगर अभ्यर्थी सिविल सेवा के भर्ती टाइम मैनेजमेंट की कला सीख लें और 3 घंटे के अंदर सभी सवालों का जवाब दे दें तो इनका मेंस परीक्षा आराम से निकल सकता है। मेरा भी निकला है और मैं इंटरव्यू में पहुंचा तो इंटरव्यू में भी कुछ असफलताओं का कारण होता है। इंटरव्यू में जो सवाल आप सही जानते हैं उसका सही जवाब दीजिए, जो नहीं जानते हैं उसको चुपचाप पोलिटली एकदम विनम्रता से सॉरी सर या सॉरी मैम करके माफ़ी मांग लीजिए। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता था पहले के इंटरव्यू में, इसलिए मैं 8 इंटरव्यू में पहुंचा और 8 इंटरव्यू के बाद 8वां इंटरव्यू में हुआ है। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार होकर गया था कि नहीं मुझे जो नहीं आएगा मैं सॉरी सर या सॉरी मैम बोल दूंगा, जो आता है उसका जवाब देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो आपकी परीक्षा निकल जाएगी। तैयारी खूब करिए और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। कॉन्फिडेंस लेवल जैसे ही होगा परीक्षा आ जाएगी। मैं आपसे एक इन चीज़ों से अलग हटके एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को इन तैयारियों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा SDM पद पर चयन होने के बाद आपको कौन सी जिम्मेदारियाँ सर्वप्रथम मिलेगी और इसका जो प्रोसीजर होता है उनको जरा डिटेल्स में जैसे क्रिस्टली क्लियर करके बताइए कि आपको अभी चयन होने के बाद आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, उसके बाद आपको कितने साल बाद आपको अपने कार्य को संभालने का मौका मिलेगा। इन चीज़ों को जरा हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। देखिए BPSC में सिलेक्शन के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में जो मेरा चयन किया गया है इसमें मूलतः बिहार प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर का पद है और पहले तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होती है। तो बिहार प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर का पद होता है, उसमें जिला के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके साथ अटैच किया जाता है डिप्टी कलेक्टर के रूप में और कई विभागों का चार्ज दिया जाता है और उसके बाद पोस्टिंग डिप्टी कलेक्टर के रूप में होगी। डिप्टी कलेक्टर के रूप में कई विभाग संभालने का मौका दिया जाएगा आपको और उसके बाद जब कई विभाग संभालने के बाद तो कुछ मतलब साल के बाद आप अपनी सफलता के श्रेय को किसे देना चाहेंगे? चंद शब्दों में बताइए। सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना और किसी और अन्य लोगों को नकार देना ये तो बड़ा ज्यादती होगा, अन्याय होगा। चूँकि लंबा सफर रहा है, 17 साल का संघर्ष रहा है, तो 17 साल में अनगिनत साथी रहे हैं इस संघर्ष के। इस पूरी संघर्ष यात्रा में बहुत ही लोगों का अमूल्य सहयोग रहा है। श्रेय सबको जाता है। अंग्रेज एक पंक्ति है, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया स्वयं शून्य में। वह जो देखा आपने, जो सुना आपने वह कुछ नहीं, सब कुछ की तत्ता थी। तो ये सब कुछ की तत्ता थी, सब कुछ को ही मैं समर्पित करता हूँ। एक जगह पंक्ति आती है भगवान विष्णु के संदर्भ में, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ ही नहीं। कबीरदास ने कहा है जो कुछ आपने देखा है वो मेरा कुछ नहीं है। तो श्रेय मेरा नहीं है, श्रेय सबका है इसमें, ठीक है ना। जिससे पद पर श्रेय मिला। लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप सिविल सर्विस का आगामी परीक्षा के लिए स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए और जब तक सफलता न मिले तब तक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। बीच में अगर असफलता मिलती है तो उससे निराश नहीं होना है,
स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। अंततः सफलता मिलेगी। सफलता जो जिस मिट्टी ने लहू दिया वह फूल खिलाएगी। इसलिए आप लोग अपनी कड़ी मेहनत से मिट्टी को सींचते रहिए, एक न एक दिन उसमें से फसल लहराएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी।